गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन चल रहा था। क्वेश्चन दिया है प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 3 सैंपल्स इज 2:1, 3:2, 5:3। इसका मीनिंग क्या है? 3 सैंपल्स लिए गए हैं। पहले सैंपल में मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1 है, 2:1 मिल्क और वाटर का रेशियो। इसका मीनिंग है कि अगर 2 लीटर मिल्क होगा तो 1 लीटर वाटर, तो टोटल कितना होगा उसके अकॉर्डिंग 3 लीटर टोटल अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, हमें एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पर पता नहीं है, क्योंकि रेशियो का मतलब होता है एक्चुअल क्वांटिटी को अपॉन में लिखना है और तब तक कैंसिल करना है जब तक वो कैंसिल होते हैं। जब कैंसिल होना बंद हो जाए तो रिमेनिंग जो नंबर होता है वो रेशियो होता है। तो मिल्क और वाटर की जो भी क्वांटिटी रही होगी कैंसिल आउट करा होगा और आखिरी में 2:1 रह गया हमारे पास। ठीक है, तो हमने एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो रेशियो दिया हुआ है और पूछा भी रेशियो ही है, तो रेशियो तो रिलेशन बिटवीन नंबर्स होता है, तो हम एक वैल्यू एज्यूम करके चलते हैं। मान लिया कि 3 लीटर टोटल था, उसमें 2 लीटर मिल्क और 1 लीटर वाटर। दूसरे वाला जो सैंपल है उसमें 3:2 है, तो जितना नंबर है उतना ही मान के चलते हैं। 3 लीटर मिल्क, 2 लीटर वाटर, तो टोटल हो जाएगा 5 लीटर। तीसरा वाला सैंपल है 5:3 का, 5 लीटर मिल्क, 3 लीटर वाटर, तो टोटल हो जाएगा 8 लीटर। अब मिक्सचर ऑफ कंप्राइजिंग ऑफ 3 इक्वल क्वांटिटी ऑफ ऑल द 3 सैंपल्स, तीनों से इक्वल क्वांटिटी लेना है। या तो तीनों से हम क्या करें, 1 लीटर इससे, 1 लीटर इससे, 1 लीटर इससे निकालें, तो मिल्क का वाटर रेशियो में आ जाएगा, अपॉन फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा। फ्रैक्शन के चक्कर में कम पढ़ना है, ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे काफी लेंदी होगा, तो हम थोड़ा शॉर्टकट से चलेंगे। रेशियो का कॉन्सेप्ट समझना है बस। और हमें प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क का वाटर पूछा है कि तीनों को ऐड करने के बाद मिल्क का वाटर का रेशियो क्या होगा। ठीक है, अब ऐसे सिंपल ऐड कर देंगे ना कि 3, 2, 3, 5 सिंपल ऐड करने पर क्या होगा, मिल्क वाटर की टोटल क्वांटिटी अलग अलग हो जाएगी। इसकी 8, इसकी 5, इसकी 3, लेकिन हमें तो इक्वल क्वांटिटी लेनी है तीनों की। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हुआ? इन तीनों का एलसीएम हुआ 8, 5, 3 का 120 लीटर। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि तीनों का एलसीएम 120 लीटर है, तीनों को 120 लीटर बनाने की कोशिश करेंगे। अब 3 लीटर को 120 बनाना है तो 40 की मल्टीप्लाई, और 5 को अगर 120 बनाना है तो 24 की मल्टीप्लाई, क्योंकि तीनों का एलसीएम 120 लीटर है ना, तो तीनों को 120 लीटर बनाया जा सकता है। अब इसको 120 लीटर बनाना है तो 15 की मल्टीप्लाई। उससे क्या होगा, अगर इसे 120 लीटर बना रहे हैं तो 40 की इधर मल्टीप्लाई होगी, तो मिल्क हो जाएगा 80 लीटर, वाटर हो जाएगा 40 लीटर। रेशियो को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि कैंसिल करके तो आना 2:1 ही है। सेम उसी तरीके से 24 की इधर मल्टीप्लाई 72, 24 की इधर 3 से मल्टीप्लाई, 24 की 2 से 48 लीटर। इनको ऐड करके देखो 120 लीटर ही आ रहा है। यहाँ 15 की मल्टीप्लाई 75:45। ठीक है, 15 5 75 लीटर, 15 3 45 लीटर। ठीक है, 75 लीटर मिल्क और 45 लीटर वाटर। तो ऐसा मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ कि तीनों की क्वांटिटी इक्वल होगी। 120 लीटर ये, 120 लीटर ये, 120 लीटर है, तीनों इक्वल क्वांटिटी में हो गए। और इनको अगर ऐड करें हम तो ये कितना हो गया 7, और ये हो गया 222, 227, और इनको ऐड करें 3 और ये हो गया 133। तो मिल्क अगर इक्वल क्वांटिटी में लेते हैं तो मिल्क हो गया 227 और वाटर हो गया 133 लीटर। तो हमारा रेशियो ये आ गया। रेशियो में बस आपको समझना है, रेशियो रिलेशन होता है नंबर्स के बीच का, एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पर रिलेशन गिवन था और हमें रिलेशन ही पूछा है। एक्चुअल नंबर पता नहीं था तो एक्चुअल नंबर हमने एज्यूम करा, लेकिन साथ ही साथ जो कंडीशंस गिवन है क्वेश्चन की उसका ध्यान रखना होता है। क्वेश्चन की कंडीशन ये थी कि इक्वल क्वांटिटी होनी चाहिए, तो हमने नंबर की मल्टीप्लाई कर दी ताकि इक्वल क्वांटिटी हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इससे चले। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। अ डॉग परस्यूज अ कैट एंड टेक्स 5 लीप्स फॉर एवरी 6 लीप्स ऑफ द कैट। इसका मीनिंग क्या है? इस लाइन का मीनिंग टाइम के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें, टाइम के कंटेक्स्ट में, तो सेम टाइम में डॉग जो है 5 लीप लेता है, उतने ही टाइम में कैट जो है 6 लीप्स लेती है। ठीक है, मतलब डॉग जो है 5 लीप्स छलांग मार के जा रहा है, कैट उतने ही टाइम में 6 लीप्स ले रही है। तो ये सेम टाइम की बात कर रहे हैं, सेम टाइम में 5 लीप्स तो 6 लीप्स। अब एक लीप की लेंथ क्या है वो हमें मालूम नहीं है। आगे देखें, बट 4 लीप्स ऑफ अ डॉग। अब लेंथ ऑफ लीप की बात करिए, देखो सेंस समझना है। पहले केस में टाइम के कंटेक्स्ट में बोल रहे थे कि जितने टाइम में डॉग की 5 लीप्स होती है उतने टाइम में कैट की 6 लीप्स होती हैं। लेंथ ऑफ लीप के बारे में आगे बोल रहे हैं। बट 4 लीप्स ऑफ अ डॉग इक्वल टू 5 लीप्स ऑफ अ कैट।
ये गिवन है, ये डी डॉग सी कैट, तो ये हमें इक्वल दिया हुआ है। लेंथ ऑफ लीप की बात करें अगर, तो डॉग और कैट की लेंथ ऑफ लीप का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा, है ना। सी इधर डिवाइड में आ जाएगा, 4 इधर डिवाइड में आ जाएगा। पूछा गया कंपेयर द स्पीड ऑफ द डॉग एंड कैट। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं बोलूं स्पीड ये हो गया डॉग और कैट, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड में टाइम तो सेम लेना होगा ना, डिस्टेंस तो अलग अलग होगी दोनों की एक पर्टिकुलर टाइम में, तो टाइम सेम लेना है तो स्पीड का रेशियो वही आएगा जो इनके एक सेम टाइम में डिस्टेंस का रेशियो आएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये देखना कि जो सेम टाइम में डॉग कितना मीटर चलता है उतनी टाइम में कैट कितना मीटर चलेगी, कितना डिस्टेंस चलेगी। अब जब डॉग और कैट की लीप की लेंथ का रेशियो ये हो गया, अब हमें तो रेशियो दिया हुआ, रेशियो का मतलब है एक्चुअल वैल्यू मालूम नहीं है, यहाँ तो केवल रिलेशन पता है सबका। पूरे क्वेश्चन में ही रिलेशन की बात की है, पूछा भी रिलेशन है, एक्चुअल वैल्यू की तो कहीं बात ही नहीं है। तो ऐसा कर लेते हैं, इसमें एज्यूम करके चल लेते हैं। मान लिया जब डॉग और कैट की लीप की लेंथ का रेशियो ये है, तो मान लिया डॉग की एक लीप की लेंथ है 5 मीटर और कैट की एक लीप की लेंथ है 4 मीटर। जब डॉग की एक लीप की लेंथ 5 मीटर होगी और कैट की एक लीप की लेंथ 4 मीटर होगी, तो उससे क्या होगा, 5 × 5 25 मीटर डॉग चला होगा। उतने ही टाइम में कैट 6 × 4 24 मीटर चली होगी। तो डॉग और कैट का स्पीड का रेशियो कितना हो गया, 25:24। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी था, ज्यादा कुछ था नहीं, तो हमारा थर्ड ऑप्शन आंसर हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, पहले भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट आपको पहले खुद से ट्राई करने हैं, उसके बाद फिर उसके बाद ही आपको सॉल्यूशंस देखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, कॉस्ट ऑफ डायमंड वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। तो हमें ये दिया हुआ कॉस्ट ऑफ डायमंड वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। तो इसका मतलब क्या बोला हुआ है, कॉस्ट ऑफ डायमंड वेरीज, जैसे स्कूल में हम करते थे स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, वेट का स्क्वायर। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम स्कूल टाइम में कैसे करते थे, के इंटू वेट का स्क्वायर, के इंटू वेट का स्क्वायर। तो ये कॉस्ट ऑफ डायमंड होगी, के एक कांस्टेंट है, के की वैल्यू हमें पता नहीं, वेट का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर ऑफ इस वेट बोला हुआ है ना, ठीक है। और डायमंड वेइंग 10 ग्राम्स कॉस्ट 1600। बेसिकली अब ऐसे इसमें ब्रोकन की बात करिए, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया 5 ग्राम का डायमंड होता, तो कॉस्ट एक तरीके से क्या है, के इंटू 5 का स्क्वायर 25 के। और मान लो कि के 1 लाख का होता, के की वैल्यू 1 लाख होती, तो डायमंड की कॉस्ट होती 25 लाख। अब अगर डायमंड को ब्रेक करूं मैं 3 या 2, तो यहां पर इसकी कॉस्ट तो वेट का स्क्वायर इंटू के, यहां इसकी कॉस्ट क्या है, 3 का स्क्वायर इंटू के, 9 के, 4 के, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाती है फिर 13 के। तो पहले जो बड़ा डायमंड था उसकी कॉस्ट ज्यादा थी, ब्रेक करने के बाद उसकी कॉस्ट जो हो गई कम हो गई, क्योंकि डायमंड को एज इट इज नहीं देखा जाता ना। डायमंड को हम ये नहीं देखते कि टोटल वेट कितना है, डायमंड जितना बड़ा होगा, क्योंकि डायमंड को ब्रेक कर सकते हैं, कंबाइन करना मुश्किल होता है। गोल्ड को तो कंबाइन कर सकते हैं, डायमंड को नहीं कर सकते। तो टूटा हुआ अगर डायमंड हो, ब्रेक कर दिया जाए तो उसे उसमें लॉस हो जाता है, बड़े डायमंड की ज्यादा वैल्यू होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर कॉस्ट है डायमंड की, ठीक है, वेट का स्क्वायर इंटू के। तो यहाँ हमें दिख रहा है ना, अगर 5 ग्राम का था तो 25 के, अब ब्रेक कर दें तो ये 9 और 4 13 के, तो लॉस हो गया ना 12 के का, ठीक है। तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन भी है। तो हमें यहाँ पर बोला कि 10 ग्राम की कॉस्ट 1600 है, तो 10 ग्राम का अगर डायमंड है तो कॉस्ट वैसे होनी क्या है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर इसकी कॉस्ट यहाँ पर लिख लेता हूँ, कॉस्ट होगी हमारी 10 का स्क्वायर इंटू के, 100 के बेसिकली ये कॉस्ट होगी। और 100 के की वैल्यू गिवन है 1600, तो के बेसिकली कितना हो गया 16, तो के की वैल्यू आ गई 16, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ डायमंड हुआ के इंटू 10 का स्क्वायर ग्राम है, ठीक है। फिर फाइंड द लॉस, लॉस फाइंड करना है व्हेन इट इज ब्रोकन इनटू 2 पीसेस, 2:3 के रेशियो में डिवाइड हो गया। अब 2:3 के रेशियो में 10 को डिवाइड करना है, तो हमने डिस्कस करा था, इनको ऐड करेंगे 5 5 2 10, 2 की इधर मल्टीप्लाई, तो 4 ग्राम और 3 ग्राम 6 ग्राम हो जाएगा। और यहां पर कॉस्ट क्या होगी, वेट का स्क्वायर इंटू के, इसका स्क्वायर कितना हुआ 16 के, और यहां पर कॉस्ट क्या हो जाएगी 36 के, टोटल कितना हो जाएगा 52 के। तो पहले कॉस्ट थी 100 के, बाद में हो गया 52 के, लॉस कितना हो गया स्टूडेंट
लॉस कैसे निकालेंगे, मतलब पहले 100 रुपीज का अगर की वैल्यू 1 होती तो 100 रुपीज का बेच रहे थे और बाद में टूटने के बाद उसकी वैल्यू 52 रुपीज हो गई, तो 48 रुपीज का लॉस हो गया सीधे सीधे, तो माइनस करेंगे हम। ठीक है, तो लॉस हमारा माइनस करें तो 100 के माइनस 52 के तो लॉस हो गया 48 के। और इस 48 के की वैल्यू अगर हम देखें 48 इंटू 16, तो 48 इंटू 16 करना है। अब 48 इंटू 16 अगर हम करेंगे 50, ये हो जाएगा हमारा 800 में से 32 माइनस 768 रुपीज हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए मैंने किस तरीके से मल्टीप्लाई करा, मैंने ऐसे ब्रेक करके मल्टीप्लाई करा। मैंने ये कितना करा, 16 के 50 के साथ हो गया तो 800 हो गया, और माइनस मैंने क्या करा, सोचा मैंने ऐसे 32 तो 768। तो बिना पेन चलाए भी आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि बिल्कुल आप साइड में ऐसे मल्टीप्लाई करें, आप हैबिट ऐसा डालें कि पेन कम चलाना पड़े, दिमाग ज्यादा चलाएं। ठीक है, तो हमारा लॉस हो गया 768 रुपीज का, तो सेकेंड हमारा आंसर है, लॉस पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं स्टूडेंट्स। 3 numbers ABC are in the ratio of इतना, sum of these number is 312। ठीक है, अब देखिए हाँ ये सम दिया हुआ, तो 312 को इस रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। हमने 3 तरीके डिस्कस करे थे। पहला तरीका, अगर एक ही वैल्यू निकालनी हो तो 12 अपॉन सम ऑफ रेशियो, इनका सम कितना हो गया 52 इंटू 312। बी की वैल्यू 15 अपॉन सम ऑफ रेशियो 52 इंटू 312। ऐसी सी की वैल्यू 25 अपॉन 52 इंटू 312। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हमने क्या डिस्कस करा था कि जो रेशियो दिया हुआ, क्योंकि ये रेशियो क्यों आया, इनकी एक्चुअल वैल्यू रही होगी, कैंसिल आउट करा होगा जब तक ये कैंसिल होते हैं। जब वो कैंसिल होना बंद हो गया तो रिमेनिंग नंबर रेशियो रहा होगा, एक कॉमन नंबर से तीनों को कैंसिल करा होगा। तो हमने ये डिस्कस करा था, इसमें एक्स की मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यू मान सकते हैं। एक को 12x मान लो, सेकेंड तरीका बता रहा हूँ, सेकेंड मेथड। दूसरे को 15x और तीसरे को 25x, और तीनों को ऐड करें तो 52x की वैल्यू 312। ये कैंसिल करें तो 6x इक्वल टू 6 यहां पर पुट कर लेंगे, तीनों की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तीसरा तरीका हमने डिस्कस करा था, सीधे वैल्यू निकाली जा सकती है। सीधे वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं कि इन तीनों को ऐड करा सीधे 52, अब 52 से मल्टीप्लाई करें 6, है ना, और 6 की तीनों से मल्टीप्लाई, तीनों की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो तीसरा तरीके से, इस तरीके से सबकी वैल्यू निकाली जा सकती है। लेकिन पूछा क्या है, देखिए, रेशियो बिटवीन द डिफरेंस ऑफ BNA एंड द डिफरेंस ऑफ CNB। तो हमें बेसिकली रिलेशन दिया है, रिलेशन पूछा है, तो यहां पर एक्चुअल वैल्यू को अगर ना भी यूज करें तो भी आंसर निकल सकता है, क्योंकि अगर ये 12x हुआ तो ये 15x और ये 25x होगा। और हमें पूछा है रेशियो बिटवीन द डिफरेंस ऑफ BNA एंड, मतलब यहां पर इनका और डिफरेंस CNB का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रेशियो निकालना है, तो B और A का डिफरेंस कितना होगा, B और A का डिफरेंस होगा 3x, और डिफरेंस बिटवीन C एंड B, C और B का डिफरेंस, ये A है, ये B है, C है, C B का डिफरेंस कितना होगा 10x। तो वैल्यू भी निकालने की जरूरत नहीं, 3/10, तो हमारा थर्ड आंसर है। तो ये x भी एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो सीधे समझ सकता है कि अगर ABC, ये A, ये B और ये C है, तो इसमें अगर हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें, समझे, A की वैल्यू 12 की टेबल में जाने वाला नंबर, B की वैल्यू 15 की टेबल में जाने वाला नंबर, C की वैल्यू 25 की टेबल में जाने वाला नंबर। ठीक है, और A और B का जो सम होगा, अगर मैं सम की बात करूं तो A और B का सम 27 की टेबल में जाने, सम क्योंकि 27 आ गया ना, 27 की टेबल में जाने वाला नंबर, उनकी वैल्यू 27 नहीं है, 27 की टेबल में जाने वाला नंबर। ऐसे ही B और C का अगर मैं सम की बात करूं तो उनकी वैल्यू 40 की टेबल में जाने वाला नंबर, सम नहीं है 40 की टेबल में जा, 40, 80, 120। सेम उसी तरीके से तीनों का सम कितना आ रहा, तीनों को ऐड करके 52, तो तीनों का सम 52 की टेबल में जाने वाला नंबर, पॉसिबल वैल्यूज। और डिफरेंस की बात करें, A और B का डिफरेंस क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि डिफरेंस आया 3, रेशियो में डिफरेंस 3 आ रहा है, क्योंकि ये तो असली वैल्यू है नहीं, तो इनकी जो भी डिफरेंस होगा 3 का मल्टीपल होगा। ऐसे B और C का डिफरेंस जो होगा वो 10 का मल्टीपल होगा। तो हमें क्या पूछा था, हमें बोला था इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों के डिफरेंस का रेशियो, इन दोनों का डिफरेंस हुआ 3 और इन दोनों का डिफरेंस हुआ 10। तो बिना पेन चलाए इजीली निकल सकता है। मतलब अगर हम 12x, 15x, 25x भी माने तो 3x और 10x, x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 या 10।
ठीक है, तो असली वैल्यू भी लेते हैं तो भी यही आएगा, लेकिन जिसका रेशियो में कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर होंगे उसे मालूम होगा कि जो भी असली वैल्यू होंगी कैंसिल आउट ही होना है, और वैसे वैल्यू निकालना भी इजी है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा थर्ड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, ए और बी का रेशियो दिया है, बी और सी का रेशियो दिया है और हमें इसकी वैल्यू पूछी है, तो हमें क्या करना होगा, पहले दोनों के कंबाइन का रेशियो निकालना होगा। ये दिया हुआ B/C दिया हुआ 3:5, हम क्या करेंगे, B यहाँ पर 4 है, B यहाँ पर 3 है, तो दोनों जगह B की वैल्यू को इक्वल करेंगे। 3 और 4 का एलसीएम कितना हुआ 12, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई, यहाँ 4 की मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया 9:12, और 4 की मल्टीप्लाई करें तो 12:20। तो ए बी सी का रेशियो अगर हम देखेंगे, हम पहले सेशन में हमने डिस्कस करा था, वैल्यू जब भी हमें दो रेशियो को कंबाइन करना हो कॉमन वैल्यू को इक्वल करना होता है, तो हमने इक्वल बनाने की कोशिश करी, तो हमारा जो रेशियो हो गया 9, 12, 20 हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, ये समझना है, इनकी वैल्यू नहीं है 9, 12, 20, ये रेशियो है, इनकी एक्चुअल वैल्यू पता नहीं क्या रही होगी, 90, 120, 200 भी हो सकता है, 9 लाख, 12 लाख, 20 लाख कुछ भी हो सकता है, करोड़ में भी हो सकती है, कैंसिल आउट करके बस 9, 12, 20 आया। ठीक है, ये तो रिलेशन गिवन है और ये भी रिलेशन पूछा हुआ है, तो हमारे पास ये दिया हुआ है 3a² + b² + c², इसकी वैल्यू पूछी है 2ab + 2bc + ca। तो अब ए बी सी की वैल्यू यहां पर अगर 9, 12, 20 रखेंगे तो वैसे ही इनकी वैल्यू थोड़ी है, ये तो रेशियो है, तो ए की वैल्यू हमें क्या लेनी है वैसे 9x, 12x और 20x, ये इनकी वैल्यू ली जा सकती है ना, क्योंकि रेशियो का मतलब ओरिजिनल वैल्यूज तो कैंसिल आउट हो चुकी हैं, डिड्यूस करके 9, 12, 20 बचा हुआ। मान लो ओरिजिनल वैल्यू ये है जहां पर हमें पता नहीं है कि वो x क्या था जो कैंसिल आउट हुआ, तो ये इनकी वैल्यू एज्यूम कर ली ए बी सी की, और ये वैल्यू अगर यहां पर रखते हैं तो यहां पर x² आएगा, देखिए b रखते हैं तो यहां भी x² आएगा, 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 तो सभी जगह x² कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब x² ने कैंसिल आउट ही होना है तो हम x को रखेंगे ही नहीं, यहाँ पर हम केवल 9, 12 और 20 रख लेते हैं, तो a की वैल्यू केवल 9 रख लेते हैं, 9 का स्क्वायर 81 × 3 243, b की वैल्यू 12 रख लेते हैं 144, c की वैल्यू 20 मतलब 400, और 2ab 2 × 9 × 12 108 216 प्लस 2bc, तो 2bc हो गया हमारा 240 और 240 480 प्लस ca हमारा 180। अब इन सबको ऐड करें तो ये हो गया 7 8 और ये हो गया 7 और ये हो गया 6 8 8 16 और 17 और ये हो गया 787/876, तो हमारा सेकंड ऑप्शन आंसर हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको इस तरीके से करना, देखिए वैसे 9x 12x और 20x लेना जरूरी है, होगा क्या x² ऊपर भी आना था नीचे भी आना था, उसने कैंसिल आउट होना था, तो एक विजन था हमारा कि x² ने तो कैंसिल ही होना है, तो उसको पुट करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में ये ना पूछकर हमसे पूछते 3a² + b² + c² अपॉन 2ab + 2b + ca की वैल्यू पूछते, तो फिर आप कुछ लोग क्या पता गलती कर देते, 9, 12, 20 वैल्यू पुट कर लेते और आंसर निकाल लेते। ठीक है, तो वो गलत क्यों हो जाता, क्योंकि एबीसी की वैल्यू 9, 12, 20 थोड़ी है, एक्स भी लेनी है, तो ऊपर तो सब में x² आता है, यहाँ पर x², यहाँ x², यहाँ पर x नहीं आता, तो x कैंसिल आउट नहीं होता, इस केस में आंसर होता है कांट बी डिटरमाइन, इस केस में आंसर होता है कांट बी डिटरमाइन। ठीक है, तो इसको इस तरीके से करना था सॉल्व, तो ये ध्यान रखना है x लिखना जरूरी है, क्योंकि 9, 12, 20 उनकी वैल्यू नहीं है, यहाँ तो एक विजन था कि x² ने कैंसिल आउट ही होना है, और यहाँ पर x² ने कैंसिल आउट होना ही नहीं, ऊपर x² नीचे x² नहीं आया, तो कांट बी डिटरमाइंड होता है, लेकिन इस केस में आंसर आ रहा है। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में एजेस में आता है, समीर और तनुज की एज का रेशियो 8:15 है और 9 ईयर्स के बाद ये है। स्कूल वाला तरीका तो ये कहता है कि 8x 15x उनकी एज ले लो, 9 ईयर्स के बाद उनकी एज क्या हो जाएगी 8x + 9 15x + 9, और वो रेशियो हो गया 11/18। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 9 ईयर्स के बाद एज जो होगी +9 + 9 हो जाएगी ना, क्रॉस मल्टीप्लाई 18 × 144x + 162 = 165x + 199, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 21x = 63 x = 3, x = 3 रखा तो एज कितनी हो गई 24 और 45 हो गई, और डिफरेंस इन ईयर्स बिटवीन देयर एजेस, तो एजेस का डिफरेंस कितना हो गया 21 ईयर्स, तो ये हो गया एक तरीका ये है। दूसरा तरीका स्टूडेंट्स क्या है, ये तो स्कूल वाला ट्रेडिशनल मेथड है, इस तरीके से ना करके
रेशो का कॉन्सेप्ट समझना है। समीर और तनुज है, 8 और 15 उनकी एज का रेशो है प्रेजेंट का, ठीक है। 9 साल के बाद उनकी एज का रेशो फ्यूचर का 11-18 हो गया। देखो अब ये समझना है कि आप और आपके ब्रदर की एज का डिफरेंस जो होगा, अगर अभी प्रेजेंट में 3 साल है, आप और आपके भाई की एज का डिफरेंस 3 साल है, आज से 15 साल के बाद आप दोनों भाइयों की एज का डिफरेंस क्या होगा, 3 ही साल रहेगा। तो एज का डिफरेंस तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे आज देखें, 15 साल के बाद देखें या 10 साल पहले देखें, तो एज का डिफरेंस तो 3 ही साल होगा। ऐसे समीर और तनुज की प्रेजेंट का एज का डिफरेंस और फ्यूचर का एज का डिफरेंस तो सेम होगा। तो प्रेजेंट का एज का डिफरेंस यहां पर कितना दिख रहा है, 8 और 15 का डिफरेंस है 7, और यहां भी 7, डिफरेंस सेम है, यहां भी 7, यहां भी 7, इसका मतलब ये डिफरेंस तो सेम है। तो यहां पर सीधे देख लेते हैं कितने यूनिट इंक्रीज हुआ, तो 3 यूनिट इंक्रीज हो गया, दोनों में 3 यूनिट इंक्रीज हो गया। वो 3 यूनिट किसके बराबर है, 9 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 1 यूनिट है 3 के बराबर, क्योंकि हमारा 3 यूनिट इंक्रीज हो गया ना, 8 का 11, 15 का 18। हमने देखा डिफरेंस दोनों की एज का सेम होगा, तो 3 यूनिट इंक्रीज हुआ, 3 यूनिट हो गया 9 के बराबर, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर, ठीक है। 1 यूनिट 3 के बराबर, तो पूरे में 3 के मल्टीप्लाई करेंगे, उनकी ओरिजिनल एज आ जाएगी। तो प्रेजेंट में जो एज थी वो है 24-45, और बाद में जो एज है वो हो गई 33 और 54, ठीक है। तो अब पूछा क्या है, डिफरेंस इन ईयर्स बिटवीन देयर एजेस, तो डिफरेंस कितना हो गया, 21 ईयर्स, तो 4th हमारा आंसर है, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं बिना पेन चलाए। हमें ये दिख रहा है सीधे यहाँ पर 7 का डिफरेंस है, यहाँ भी 7 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस सेम है, तो ये 8 से 11 हो गया, 3 यूनिट 9 के बराबर है, 1 यूनिट 3 के बराबर, तो सीधे बिना पेन चलाए दिख रहा है कि 24-45 इनकी एज है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। और वैसे भी आप रेशो का कॉन्सेप्ट समझें, प्रैक्टिकली समझे। समीर की एज 8 की टेबल में जाने वाला नंबर, तनुज की एज 15 की टेबल में जाने वाला नंबर, ऐसे ही बाद में समीर की एज 11 की टेबल में जाने वाला नंबर, अब बाद में 18 की टेबल में जाने वाला नंबर तनुज की एज। तो समीर की एज क्या होगी, या तो 8 ईयर्स होगी या 16 ईयर्स होगी, 24, 32, ऐसा सोच सकते हैं। तो मान लो कि समीर 8 साल का बच्चा था, 8 साल का है प्रेजेंट में, तो 9 साल के बाद 17 का होगा, 17 तो हो नहीं सकता क्योंकि बाद में 11 की टेबल में जाने वाला नंबर लेना है। फिर अगर समीर को 16 साल का लें तो 9 साल के बाद 25 का हो जाएगा, 25 भी नहीं हो सकता क्योंकि 11 का मल्टीपल आना चाहिए ना बाद में, तो 16 भी गया। फिर अगर समीर को 24 साल का ले, 9 साल अगर जोड़ते हैं तो 33, 11 के टेबल में जाता है, तो इसका मतलब इसे 24 लेना है, इसका 3 गुना ले रहे हैं तो इसको 45 लेना है। 9 साल के बाद इसमें देखते हैं तो 54, 18 की टेबल में जाता है, तो ये इनकी एज है, ठीक है। तो डिफरेंस पूछा है तो 21 ईयर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एजेस वाले क्वेश्चन इस तरीके से बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और इससे आगे क्वेश्चंस फिर नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।